दोस्तों, अधेश एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे सिटीजन्स चार्टर्ड के बारे में। ये जो सिटीजन चार्टर्ड है वो क्या चीज़ होती है, इसका क्या पर्पस होता है, और ये जो सिटीजन चार्टर्ड है ये इस पेपर का जो जनरल स्टडीज़ पेपर 4 है इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इस वजह से हमें इसको जानना जरूरी है। तो सिटीजन चार्टर्ड के पहले हम ये जानते हैं कि जो सरकारें होती हैं उनके किस किस तरीके के फंक्शंस होते हैं। पहला जो उनका फंक्शन होता है वो लॉ इन्फोर्समेंट या रेगुलेटरी टाइप के फंक्शंस होते हैं, जिसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि डिफेंस है। जब आप अपने जो ट्रूप्स हैं, अपने जो आर्मी है उसको बॉर्डर एरिया पे लगाते हैं ताकि आपके देश का जो है वो डिफेंस हो सके, वो गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव फंक्शन है। उसी तरीके से कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी मेंटेनेंस, और इसी तरीके से जो इन्फोर्समेंट ऑफ जो लॉ होते हैं, जो भी लॉज होते हैं डिफरेंट टाइप के जो पार्लियामेंट में पास होते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर में पास होते हैं, उनको इन्फोर्समेंट करने का फंक्शन भी गवर्नमेंट का रहता है। तो ये जो है वो कुछ लॉ इन्फोर्समेंट फंक्शंस होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि गवर्नमेंट कई सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस। आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, ये एक सर्विस प्रोवाइड करती है। उसी तरीके से जब आप टैक्स देते हैं और कुछ एक्स्ट्रा टैक्स जमा कर देते हैं तो आपको रिफंड मिलता है, वो भी एक सर्विस फंक्शन गवर्नमेंट का होता है। उसी तरीके से आपको कई चीज़ों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, वो भी एक तरीके से गवर्नमेंट का फंक्शन होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट और भी बहुत सारे फंक्शंस करती है, जैसे कि आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और इसी तरीके से एजुकेशन है, सब्सिडीज़ गवर्नमेंट बहुत सारे देती है जो गरीब तबके के पास में जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट फंक्शन के अधीन आती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एज अ सर्विस प्रोवाइडर जो है यहाँ पे काम कर रही है। तो अब हमें ये जानना होगा कि जो सिटीजन चार्टर्ड है वो सिटीजन चार्टर्ड जो है ये सर्विस से रिलेटेड जो गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं उनको डील करता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना। ये रेगुलेटरी फंक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये जो सर्विस फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड है। और इसके अंदर क्या होता है कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एक टाइम बाउंड मैनर में, वो उसमें मेंशन रहते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सिटीजन चार्टर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे जिनका नाम जॉन मेजर था, उन्होंने 1991 में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद में जो टोनी ब्लेयर की गवर्नमेंट आई उसने 1998 में इसको री इंट्रोड्यूस किया और इसका जो नाम है वो सर्विसेज फर्स्ट रखा गया। ये जो सर्विसेज फर्स्ट रखा गया उसी को चार्टर्ड सिटीजन चार्टर्ड में बाद में कन्वर्ट किया गया। ये जो सिटीजन चार्टर्ड है इसके अंदर 6 प्रिंसिपल्स हैं। ये जो 6 प्रिंसिपल्स हैं वो इस तरीके से हैं। पहला है क्वालिटी, कि जो भी सिटीजन हो उसको हम एक क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करें। तो ये नहीं कि साहब सरकारी सर्विस है तो जैसा हो वैसा चल जाएगा। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो एक क्वालिटी सर्विस हर सिटीजन को, हर नागरिक को प्रोवाइड करे। दूसरा, चॉइस। आज के तारीख में आपने देखा होगा कि सिटीजन्स के पास में जनरली कोई चॉइस नहीं रहती, उनको एक ही चॉइस है, एक ही जगह जाकर के सर्विस लेनी है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसको एक से ज़्यादा चॉइसेस हों ताकि जहाँ से उसको बेहतर सर्विस मिले वो उसको प्रोवाइड किया जा सके। अब जैसे आप रेलवे का एग्जाम्पल लें तो रेलवेज़ में आप ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं, विंडो में जाके भी टिकट बुक करा सकते हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट ने आपको एक से ज़्यादा चॉइस दी कि आप जा करके ये जो सर्विसेज है गवर्नमेंट की उसको अवेल कर सकते हैं। उस तरीके से स्टैंडर्ड कि गवर्नमेंट जो सर्विसेज हैं वो जनरली मोनोपोली की सिचुएशन में काम करती हैं, उनको किसी से कंपटीशन नहीं करना होता है, और इस वजह से जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं अक्सर बड़े ऑटोक्रेटिक तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड है उसका जो मतलब ये है कि जहाँ तक संभव हो एक सर्विस का स्टैंडर्ड फिक्स किया जाए, इस लेवल की सर्विस जो है मिनिमम गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ही करेगी। नेक्स्ट है वैल्यू। आप देखिए कि जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है वो कहाँ से आता है। गवर्नमेंट का खर्चा हमारे टैक्सेस से आता है। हमारा जो पैसा होता है उससे मंत्रियों को या अधिकारियों को तनख्वाह दी जाती है। अब अगर वो हमें इफ़िशिएंट सर्विसेज नहीं देते हैं, तो 100 रुपये की चीज़ है उसको 200 रुपये खर्चा करके हमें सर्विस देते हैं, तो इससे हमारा नुकसान होता है। तो इसलिए सिटीजन चार्टर्ड उनको ये प्रॉमिस करता है कि जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो वैल्यू फॉर मनी होगी, इन द सेंस कि कम से कम वैल्यू में वो सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट जो फीचर है वो अकाउंटेबिलिटी, कि जो सिटीजन चार्टर है उसके अंदर हर एक की अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए, इंडिविजुअल की भी अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए, ताकि अगर कोई अपना काम ठीक से नहीं करता है तो उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जा सके। और फाइनली होता है जो छठा स्टेप है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए रूल्स में, प्रोसीजर्स में, स्कीम्स में, या जो ग्रीवेंस हैं। मतलब ये है कि जो भी रूल्स हों लोगों को पता होना चाहिए भाई इस रूल के तहत हमको जो है ये रिफंड मिलेगा या ये फैसिलिटी मिलेगी।
और ये जनरली आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल रहनी चाहिए ताकि आप वहाँ पे जाएं और उस रूल्स में उस प्रोसीजर के थ्रू अप्लाई करें ताकि आपको वो गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट जो हैं वो मिल सकें। अब हम जानते हैं कि इंडिया में सिटीजन चार्टर जो है वो किस तरीके से शुरू हुआ। सबसे पहले क्या हुआ कि 24 मई 1997 को एक चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये डिसाइड किया गया, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया जिसका नाम था एक्शन प्लान फॉर इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। तो ये एक्शन प्लान उसमें तैयार किया गया और उसके तहत जो है ये डिसाइड किया गया कि जितने स्टेट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट हैं वो जो है सिटीजन चार्टर अपने अपने हर एक डिपार्टमेंट के लिए लॉन्च करेंगे। अब हम जानते हैं कि सिटीजन चार्टर के अंदर क्या क्या एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहला जो सिटीजन चार्टर के अंदर एसेंशियल फीचर होता है वो होता है विजन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिपार्टमेंट है, वो अपने डिपार्टमेंट को कहाँ पर देखना चाहती है, उसका क्या विज़न है, उसका क्या पर्पस है और पर्पस को कैसे रियलाइज़ करना चाहती है। तो विज़न जो है वो रिफ्लेक्ट करता है फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का, और किस तरीके से उस फाइनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाएगा ये जो है डिसाइड करती है। ये जो विज़न स्टेटमेंट होता है इसके बारे में ये है कि डिपार्टमेंट को जो बाकी स्टेक होल्डर्स हों उनके साथ डिस्कस करके फिर ये विज़न स्टेटमेंट को बनाना चाहिए। जैसे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जिसको पहले सीबीईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स कहते थे, उसका जो विज़न स्टेटमेंट है वो हम एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि आवर विज़न इज टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म फॉर कलेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ क्रॉस बॉर्डर कंट्रोल विद अ व्यू टू इनकरेज वॉलंटरी कंप्लायंस। तो आपने देखा इसमें तीन चीज़ें हैं। उनका जो विज़न है वो ये है कि इफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म वो बनाना चाहते हैं ताकि टैक्सेस जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको कलेक्ट किया जा सके। सेकंड, कि जो भी क्रॉस बॉर्डर होते हैं, जैसे कि जो कस्टम्स के बॉर्डर होते हैं, वहाँ से कोई स्मगलिंग ना हो, चीज़ें वहाँ से गलत चीज़ें अंदर ना आए या टैक्स पे करके अंदर आए, तो वहाँ पर वो क्रॉस बॉर्डर को इन्फोर्समेंट करेंगे। और तीसरा ये है कि वॉलंटरी कंप्लायंस को प्रमोट करेंगे। इसका मतलब ये है कि इतनी सुविधाजनक टैक्स कंप्लायंस के प्रोसीजर को बनाएंगे कि लोग स्वयं टैक्स दें बजाय इसके कि उनको फोर्स करना पड़े। सेकंड इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है सिटीजन चार्टर का वो होता है मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट जो होता है उसके अंदर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बताए जाते हैं जिससे कि हम उस विजन को रियलाइज कर पाएंगे। अब हम देखते हैं जो सीबीआईसी का जो मिशन स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि हमारा जो मिशन है वो एक्सेलेंस अचीव करना है जो कस्टम एक्साइज और सर्विस टैक्स या जीएसटी मैटर्स में। और इस तरीके से जो स्टेप्स हैं वो इस टाइप से हैं। पहला ऐसा है कि जो रेवेन्यू है वो फेयर, इक्विटेबल, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट मैनर में रियलाइज किया जाए। मतलब कि सबको फेयरनेस के तरीके से रेवेन्यू रियलाइज किया जाए। ऐसा ना हो कि किसी से ज़्यादा रियलाइज किया जाए, किसी से कम रियलाइज किया जाए, और ये जो प्रोसीजर है ट्रांसपेरेंट हो और इफिशियंट हो। सेकंड ये है कि जो गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक, टैक्सेशन और ट्रेड जो पॉलिसीज़ हैं उनको प्रैक्टिकल तरीके से एडमिनिस्टर किया जाए। और जो थर्ड है वो ये है कि जो ट्रेड इंडस्ट्री है उसके प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, जो टैक्स कलेक्शन होता है, ताकि वो ट्रेड फैसिलिटेशन हो सके। ट्रेड जो है वो कम से कम समय दें आपके टैक्स पेमेंट करने पे और ज़्यादा से ज़्यादा समय दें अपने बिजनेस को करने में, और इस तरीके से हम उनको ट्रेड को फैसिलिटेट करें। नेक्स्ट जो स्टेप होता है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो आपके सर्विस फंक्शंस हैं और कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि रेगुलेटरी फंक्शंस हैं या आपका इन्फोर्समेंट फंक्शंस हैं। अब जैसे अगर हम सीबीआईसी की बात करें तो उसका जो रेगुलेटरी फंक्शन है वो क्या है। पहला काम तो उनका ये है कि वो कस्टम एक्साइज, सर्विस टैक्स या जीएसटी कलेक्ट करते हैं। दूसरा ये होता है कि जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं लोग उनको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं। उसी तरीके से जो टैक्स से रिलेटेड जो डिक्लेरेशंस दिए जाते हैं या रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं उनकी रिसीट हो और उसकी स्क्रूटनी हो, ताकि ये देखा जा सके कि उसमें सही तरीके से टैक्स पे किया गया है कि नहीं है। और जो चौथा उनका जो रेगुलेटरी फंक्शन है वो ये है कि जो प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग को प्रिवेंट करना और जो टैक्स इवेजन है उसको रोकना। तो ये देखिए उनका रेगुलेटरी फंक्शन है। इसके अलावा उनके सर्विस फंक्शंस भी होते हैं। जो सर्विस फंक्शंस हैं वो इस तरीके से होते हैं कि वो जो डिक्लेरेशन फाइल करते हैं या रिटर्न्स फाइल करते हैं वो ऑनलाइन उनको प्रोवाइड करने की सुविधा दी जाए। और उसी तरीके से जो कस्टम ऑफिसर होते हैं जब कोई सामान एक्सपोर्ट होता है या इम्पोर्ट होता है तो उसका जो एग्जामिनेशन करते हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से रिफंड होता है, रिबेट होता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि टैक्स डिपार्टमेंट करते हैं।
अब आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि गवर्नमेंट कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हर एक सर्विस का टाइम फ्रेम प्रोवाइड किया जाए कि ये सर्विसेज हम इतने टाइम फ्रेम में आपको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि सीबीआईसी ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, वो स्टैंडर्ड इस टाइप से हैं कि अगर सीबीआईसी को कोई भी आप रिटर्न कम्युनिकेशन देंगे तो उसको वो एक्नॉलेज करेंगे। दूसरा जो उनका फंक्शन है कि अगर कोई भी आपने डिक्लेरेशन सबमिट किया या कोई भी असेसमेंट हुआ तो उसको 15 दिन के अंदर वो एक्नॉलेज करेंगे। अगर आपने उनके यहाँ पे कोई रिफंड क्लेम फाइल किया तो उस रिफंड क्लेम को वो आपको 3 महीने के अंदर सेंक्शन करेंगे। अगर आपने कोई ड्रॉबैक क्लेम उनके यहाँ फाइल किया तो वो 7 दिन के अंदर आपको सेंक्शन करेंगे। इसी तरीके से अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो वो 2 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरीके से अगर आपने उनके यहाँ रिक्वेस्ट किया एक्सपोर्ट करने के लिए कि उनका कोई ऑफिसर आकर के एग्जामिन करे, तो वो जो है 24 घंटे के अंदर उस काम को पूरा करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हर एक जो उनके फंक्शंस हैं उसके अंदर उन्होंने एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब की कि इतने समय के अंदर हम ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि मान लिया आपने टाइम फ्रेम दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद सिटीजन सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उसको उस टाइम फ्रेम के अंदर अपनी सर्विसेज नहीं मिली। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो भी डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट है, उसको जो पब्लिक की जो तकलीफ़ें हैं उसको निवारण करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाना होगा और उसको जो अधिकारी उसका निवारण करेंगे उनके जो नंबर हैं वो उसकी वेबसाइट पे होने चाहिए और जिस ऑफिस में जाते हैं वहाँ होने चाहिए या जहाँ भी सिटीजन चार्टर्ड का पोस्टर लगा हुआ है वहाँ होने चाहिए कि अगर आपको सुविधाजनक सर्विसेज नहीं मिलती हैं तो आप किसको कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने जाना कि ये सिटीजन चार्टर्ड क्या होता है, ये सिटीजन चार्टर्ड के क्या क्या फीचर्स होते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया सीबीआईसी का और उसके माध्यम से हमने एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट का अपना अपना सिटीजन चार्टर्ड होता है और इससे सिटीजन्स को क्या फ़ायदा मिलता है या क्या एश्योरेंस मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों हमने सिटीजन चार्टर्ड के बारे में जाना। हमने ये भी जाना कि सिटीजन चार्टर्ड को इस देश में आए हुए तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। इस 20 साल में सिटीजन चार्टर्ड ने क्या पाया और क्या खोया और क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाया, इस बात की एनालिसिस आज हम करेंगे। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो सिटीजन चार्टर्ड का जो एम था और जो शुरू में प्लान किया गया था कि ये ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करेंगे, उसको बहुत हद तक वो पाने में नाकामयाब रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं और वो कारण जो हैं वो हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जो सिटीजन चार्टर बनाया गया उसमें बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन था। हालांकि शुरू में ये प्लान किया गया था कि जो सिटीजन्स होंगे उनको इन्वॉल्व किया जाएगा क्योंकि ये उनका डॉक्यूमेंट है, ये उनको अधिकार दिए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ कि जो हर एक डिपार्टमेंट के जो टॉप हेड थे, टॉप ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने ही ये सिटीजन चार्टर जो है बनाया और इस तरीके से जो सिटीजन चार्टर था उसको ऊपर से ड्राइव किया गया बजाय कि नीचे से ड्राइव किया गया। और इस वजह से क्या हो गया कि वो एक तरीके से रूटीन एक्टिविटी बन के रह गई। जैसे ऊपर से बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं और नीचे लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी तरीके की एक्टिविटी बन गई और इसमें कोई भी एंथुजियाज्म जो है वो क्रिएट नहीं हो पाया। दूसरा जो इसका रीज़न था जिसकी वजह से सक्सेस नहीं हो पाया वो था लैक ऑफ ट्रेनिंग। देखिए दोस्तों, जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं भारत में जो काम करते हैं वो अभी भी ब्रिटिश माइंडसेट से चलते हैं। जब हमारी जो सिविल सर्विसेज है, जो ब्यूरोक्रेसी बनाई गई थी, वो ब्रिटिश पीरियड में बनाई गई थी और उस समय ब्रिटिशर्स अपने को एक अलग क्लास का व्यक्ति समझते थे और जो यहाँ की जनता है उससे अपने को सुपीरियर समझते थे। उसी तरीके से आज भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने को बाकी जनता से सुपीरियर समझते हैं और वो सर्विस की जो उनका जो एटीट्यूड होना चाहिए, ऐसा एटीट्यूड उनके अंदर नहीं है। और इस वजह से सिटीजन चार्टर का जो मुख्य पर्पस था वो ये था कि एक सर्विस डिपार्टमेंट का फंक्शन जो गवर्नमेंट करती है उसको एफिशिएंट तरीके से करे और उसके लिए ज़रूरी था कि उनके अंदर एक सर्विस का एटीट्यूड डाला जाए और ये बिना ट्रेनिंग के पॉसिबल नहीं है। और इस मामले में कोई एक्सटेंसिव ट्रेनिंग जो है वो दी नहीं गई और इस वजह से लोगों का एटीट्यूड वही बना रहा और इस वजह से भी जो है वो ये सिटीजन चार्टर सक्सीड नहीं कर पाया। ज़्यादातर लोग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे वो जानते भी नहीं हैं या इसके लिए बिल्कुल ही अवेयर नहीं है कि वो सिटीजन चार्टर्ड है क्या। तीसरा चीज़ जो है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। ये जो सिटीजन चार्टर्ड है उसको लिए कोई कंपेन नहीं चलाई गई, जनता को नहीं बताया गया कि ये आपके अधिकार हैं, कोई इस तरीके की बहुत प्लानिंग नहीं की गई। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे केंद्र और राज्य सरकार की जो स्कीम्स होती हैं उसकी बहुत पब्लिसिटी की जाती है ताकि हर एक व्यक्ति जाने कि उसका क्या अधिकार है। इस तरीके का कोई भी अवेयरनेस कंपेन जो है
वो नहीं किया गया, और इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते ही नहीं कि सिटीजन चार्टर्ड क्या चीज़ होती है। चौथा ये था कि सिटीजन चार्टर्ड के अंदर जो गोल सेट किए गए वो रियलिस्टिक नहीं थे। देखिए क्या होता है कि अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपका एक सर्विस प्रोवाइडर का भी एक कमिटमेंट होता है, गवर्नमेंट का भी एक कमिटमेंट होता है। अब जैसे मान लिया कि आप एक स्कूल चला रहे हैं और स्कूल के अंदर मान लिया 10 टीचर की वैकेंसीज हैं और वो एक सर्टेन लेवल ऑफ सर्विसेज एक्सपेक्टेड है उनको देना, लेकिन अगर आपने वहाँ पे सिर्फ 5 ही टीचर को अपॉइंट किया तो डेफिनेटली उस तरीके की सर्विस वो नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जो है ये जो टारगेट बनाए गए ये पूरे इंडिया में या पूरे डिपार्टमेंट के अंदर सेम टारगेट बनाए गए, और ये उनके लिए भी वही थे जहाँ पे 5 की जगह पे 10 टीचर हों या जहाँ पे 10 की जगह 5 हों या 2 हों, उनके लिए भी यही थे। तो ये जो उसकी जो पॉलिसी थी उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो रियलिस्टिक नहीं था, और इसी वजह से ये जो है वो इन्फोर्स नहीं हो पाया। और जब ये इन्फोर्स नहीं हो पाया तो जो लोग थे वो उससे नाराज़ भी हुए, उनका इंप्रेशन भी सरकार के लिए बहुत ख़राब हुआ, क्योंकि जब सरकार ने एक बार कमिटमेंट दे दिया कि हम इस लेवल की सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उसके बावजूद वो जब सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाए तो जनता के दिल में जो है डेफिनेटली एक फ्रस्ट्रेशन की भावना पैदा हुई। पांचवा जो रीज़न है जिसकी वजह से ये नहीं सक्सीड कर पाया वो था पब्लिसिटी का अभाव। ये सिटीजन चार्टर्ड की जो है बहुत ही कम पब्लिसिटी की गई, और बल्कि नगण्य पब्लिसिटी की गई। केवल सरकारी जो महकमे थे वहाँ पे सिटीजन चार्टर्ड का बोर्ड लगा दिया गया और जो लोग वहाँ जाते थे उन्हीं को पता था, और इस तरीके से उसकी जो है पब्लिसिटी नहीं की गई। और जो इन्फॉर्मेशन बाउचर्स थे, पब्लिसिटी मटेरियल्स जो बनाए गए, वो जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने जो बनाए वो उसको सिटीजन्स ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उनको लगा कि ये एक तरीके से पब्लिसिटी मटेरियल ही है और इसकी कोई भी रिलेवेंस उनको नहीं दिखाई दी। छठा जो इम्पोर्टेंट रीज़न था जिसकी वजह से ये नहीं सक्सीड कर पाया, और वो मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था, और वो जो रीज़न ये था कि इसके अंदर कोई कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं था। मतलब कि जैसे अगर मान लिया कि आपको कहा गया कि 7 दिन में आपका रिफंड मिल जाएगा और आपको 7 दिन के अंदर अपना रिफंड नहीं मिलेगा तो आप किसके पास जाएं, और आपने जा करके अगर कंप्लेन करी तो जो अफसर ने आपके काम को नहीं किया, क्या उसके खिलाफ में कोई एक्शन हो सकता है? तो ऐसा कोई भी प्रोविज़न जो है वो सिटीजन चार्टर्ड के अंदर नहीं था, और इसी वजह से जो सरकारी अफसर हैं उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया और इसका कोई भी जो है अंजाम तक ये नहीं पहुंच पाया। तो इस तरीके से हमने देखा कि सिटीजन चार्टर्ड के अंदर बहुत सारी कमियां रह गई, और मुख्य उसकी कमी ये थी कि कोई अकाउंटेबल नहीं था। अगर सिटीजन्स की जो कमिटमेंट है वो पूरे नहीं हुए तो सिटीजन कहाँ जाए, कैसे उसको पूरा करे, ये एक समस्या बन गई। और इसको दूर करने के लिए जो भारत सरकार थी 2011 में एक बिल लेकर के आई जिसका नाम था राइट ऑफ सिटीजन्स फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। ये जो बिल था उसके अंदर एक मैकेनिज्म प्रोवाइड की गई थी जिसमें ये इंश्योर किया गया था कि सिटीजन्स को जो है वो टाइम बाउंड सर्विस दी जाएगी। ये जो बिल है ये दिसंबर 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये पास नहीं हो पाया, और जब 2014 में लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो उसके बाद ये बिल भी जो है वो लैप्स कर गया। तो इस तरीके से ये बिल वैसे तो रिलेवेंस खो चुका है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि इसमें बिल में सरकार ने क्या क्या कोशिश की थी ये सिटीजन चार्टर्ड की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इस बिल में ये प्रोवाइडेड था कि ये बिल जब पास हो जाएगा तो उसके 6 महीने के अंदर हर एक जो सरकार है वो अपना एक सिटीजन चार्टर्ड पब्लिश करेगी। दूसरा ये था कि सिटीजन जो है वो अगर उसके जो कमिटमेंट पूरे नहीं होते हैं तो सिटीजन अपने ग्रीवेंसेस को लेकर के कॉम्प्लेन कर सकता था, और किस किस इशू पे कंप्लेन कर सकता था? एक तो सिटीजन चार्टर्ड के इशू पे कर सकता था, अगर उसकी डेडलाइंस नहीं मीट हो रही तो कंप्लेन कर सकता था। फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, अगर कोई भी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ में कंप्लेन की जा सकती थी, या अगर कोई लॉ पॉलिसी या स्कीम का वायलेशन हुआ है तो उसको कंप्लेन करने का अधिकार था। मतलब कि गवर्नमेंट की जो सर्विसेज थी अगर उससे उसको कोई भी शिकायत होती है तो वो उसके खिलाफ में कंप्लेन करना था उसको। अब ये भी जरूरी था कि कोई भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है हर डिपार्टमेंट को एक पब्लिक अथॉरिटी अपॉइंट करना होगा जो कि इन कमियों का निवारण करेगा या जो ग्रीवेंसेस हैं उनका रिड्रेसल करेगा। और अगर उस पब्लिक अथॉरिटी के सामने कोई कंप्लेन आती है तो उसको 30 दिन के अंदर जो है इस समस्या का उन्मूलन उनको करना पड़ेगा, जैसे कि आरटीआई के अंदर होता है। उसी तरीके से इस बिल के अंदर ये भी प्रावधान था कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पे पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। जैसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर का वहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है, वैसे यहाँ पे पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया जाना था। और उसी तर्ज पे ये भी प्रोवाइड किया गया था
कि अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर है वो कमी को दूर करने में असक्षम रहता है या नहीं करता है तो उसके ऊपर 50,000 रुपये तक की पेनाल्टी जो है वो लगाई जा सकती थी। तो इस तरीके से इस बिल में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस थे और अगर ये बिल लाया जाता तो डेफिनेटली जनता को इससे काफ़ी सुविधा होती और सिटीजन चार्टर जो है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया, इसके बहुत सारे कारण थे। कुछ इसमें टेक्निकल इश्यूज भी थे, जैसे कि इसके अंदर एक इशू ये आया कि पार्लियामेंट के पास में ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर कोई टाइम बाउंड सर्विसेज को वो रिस्ट्रिक्ट कर सके, कि कोई भी पार्लियामेंट जो है ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी लागू होता हो। और चूँकि जो भारत के अंदर जो ज़्यादातर जो हमारी सर्विसेज होती हैं हमें स्टेट गवर्नमेंट से मिलती हैं, इसलिए अगर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर वो लॉ लागू नहीं होगा तो डेफिनेटली इसका पर्पज़ बहुत हद तक डिफीट हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे राज्य में और केंद्र के डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी एक पब्लिक ग्रीवेंस मैकेनिज्म बना हुआ है और इस तरीके से अगर ये बिल पास हो जाता तो एक तरीके से डुप्लीकेट काम करता या एक डबल इन्फोर्समेंट शुरू हो जाता और ये भी एक इसके अंदर एक समस्या थी। तीसरी जो इसके अंदर समस्या ये थी कि बहुत सारे सरकारी महकमे हैं जिन्होंने अपना बहुत सारा काम जो है वो प्राइवेट कंपनीज को आउटसोर्स कर दिया है। जैसे आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारा काम आउटसोर्स किया जा चुका है, पासपोर्ट डिपार्टमेंट में किया जा चुका है। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जैसे प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो जो है सरकार के बिहाफ में काम करते हैं, तो उनमें ये जो है कैसे इन्फोर्स किया जाए ये भी एक समस्या थी। तो इस तरीके से इन कई सारी कारणों की वजह से ये बिल जो है वो पास नहीं हो पाया और 2014 के बाद में जो नई सरकार है उसको आए हुए भी 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसा कोई बिल दोबारा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि बिल कब आएगा और क्या सिटीजन चार्टर को लॉ में एक ऐसी जगह दी जाएगी कि अगर उसका कोई फुलफिलमेंट ना करें तो उसके खिलाफ में एक्शन लिया जा सके। तो जहाँ तक आज का जो सवाल है सिटीजन चार्टर्ड का, सिटीजन चार्टर्ड ने अवेयरनेस बढ़ाई है और इस तरीके से गवर्नमेंट को भी एक तरीके से मॉरली उसको बाइंड किया है कि वो एक कमिटमेंट दे और उसके अंदर अपने काम को पूरा करे। लेकिन अगर वो कमिटमेंट पूरा नहीं है होता है तो कोई लीगल मैकेनिज्म नहीं है सिटीजन के सामने कि वो उसको इन्फोर्स करा सके और इसको लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये नहीं होता है तब तक सिटीजन चार्टर्ड का पर्पस पूरा नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये सिटीजन चार्टर के बारे में जानकारी मिल गई होगी और किस वजह से सिटीजन चार्टर जो है वो उस सफलता को नहीं पा पाया जो कि एक्सपेक्टेड था और कैसे हम लॉ बना करके उस पर्पस को पा सकते हैं, आज हमने सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद ये लेक्चर देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज हम जानेंगे पब्लिक फंड के यूटिलाइजेशन के बारे में। गवर्नमेंट जो होती है उनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा होता है स्पेंड करने के लिए, बहुत स्रोतों से ये पैसा आता है और सही तरीके से इस पैसे का इस्तेमाल हो ये बहुत ज़रूरी होता है अगर हम चाहते हैं कि देश का डेवलपमेंट हो। तो हम जानते हैं कि पब्लिक फंड क्या होता है, कितने टाइप के पब्लिक फंड होते हैं, कैसे फंड स्पेंड किए जाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम आज के लेसन में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं पब्लिक फंड्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है पब्लिक फंड का जो उन्हें खर्चा करना रहता है। जैसे कि पिछले साल 2017-18 जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर जो टैक्स का जो रेवेन्यू था, सिर्फ टैक्स का जो रेवेन्यू था वो 35 लाख करोड़ से ज़्यादा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पैसा गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे रहता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास और भी फंड्स आते हैं, जैसे कि उन्होंने अलग अलग तरीके के डेट जो लेते हैं, उधार लेते हैं, जो उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, या जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनसे जो प्रॉफिट आता है उसका जो डिविडेंड मिलता है वो भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू रहता है। तो इस तरीके से जो फंड्स गवर्नमेंट के पास में रहते हैं उनका जो प्रॉपर यूज़ है वो बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि देश का डेवलपमेंट हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कितने टाइप के फंड होते हैं। टोटल 3 टाइप के फंड्स होते हैं। एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और तीसरा है पब्लिक अकाउंट्स। तो हम जानते हैं तीनों के बारे में। सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है इसको आर्टिकल 266(1) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्रिएट किया गया है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले तो जितना टैक्स रेवेन्यू है वो इसके अंदर आता है। उसके अलावा बहुत सारे जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू भी इसमें आते हैं, जैसे कि जो लोन्स गवर्नमेंट रेज करती है
पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से, ट्रेजरी बिल के माध्यम से, वो लोन्स जो हैं इसके फंड में आते हैं। दूसरा, जो फॉरेन गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जो लोन मिलता है वो भी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। अब हम जानते हैं कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में। कॉन्टिंजेंसी का मतलब होता है आपातकाल या इमरजेंसी टाइप की चीज। ये जो कॉन्टिंजेंसी फंड है ये आर्टिकल 267 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत बनाया गया है। इसका जो कॉर्पस है वो 500 करोड़ का होता है, जिसको कि समय समय पर बढ़ाया जा सकता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट को एकदम से कोई खर्चा आ जाता है और उसको मीट आउट करना बड़ा ज़रूरी रहता है। लेकिन गवर्नमेंट कोई भी खर्चा करे उसके पहले पार्लियामेंट का अप्रूवल होना ज़रूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो अनप्लान्ड रहता है, उसको हम विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, इमरजेंसी रहती है, तो हमें वो पैसा खर्चा करना होता है, बाद में हम पार्लियामेंट से अप्रूवल लेते हैं। तो ऐसे केसेस में जो कॉन्टिंजेंसी फंड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसमें क्या होता है कि जो फंड होता है उसको हम जो अनफोर्सीन या इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें हम उसको खर्चा कर देते हैं, और उसके बाद में क्या होता है कि पार्लियामेंट में ये मैटर जाता है और पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है। फिर जितना पैसा हमने खर्चा किया उतना फिर से कॉन्टिंजेंसी फंड में क्रेडिट हो जाता है। इस तरीके से जो कॉन्टिंजेंसी फंड है वो एक तरीके से इंप्रेस्ड अकाउंट का काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें कि फंड आता है और फिर फंड निकलता है और उतना ही पैसा हम दोबारा उसमें डाल देते हैं। और इस फंड को खर्चा करने की जो अथॉरिटी होती है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ में जो इकोनॉमिक अफेयर्स के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होते हैं वो इसको खर्चा करने के लिए ऑथराइज रहते हैं। इसमें जो मेन चीज़ ये है कि इसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल हमें ज़रूरी नहीं होता इस फंड को खर्चा करने के लिए, हम पहले खर्चा कर देते हैं फिर पार्लियामेंट का अप्रूवल लेते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड है वो है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट जो है ये आर्टिकल 266(2) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाया गया है। इसके अंदर वो ट्रांजेक्शन शामिल होते हैं जो कि मेनली डेट के तरीके के रहते हैं। डेट का मतलब कि उधार के तरीके से रहते हैं, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं है। तो जैसे कि जो एडवांसेस होते हैं या डेट्स होते हैं या डिपॉजिट्स होते हैं जो गवर्नमेंट लेती है पब्लिक से या किसी को देती है, जिसमें कि गवर्नमेंट की एक लायबिलिटी रहती है उसको रीपे करने की या उस पर इंटरेस्ट पे करने की, और इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट किसी को देती है तो वहाँ से उसको मिलने की उम्मीद रहती है या उसको वापस मिलता है, ऐसे सारे फंड जो हैं इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि इसमें कोई जनता का पैसा नहीं आता है। एक तरीके से हम लोन लेते हैं और सरकार को वो लोन वापस करने की देनदारी रहती है, और इसी वजह से ये जो है ये पार्लियामेंट में इसका अप्रूवल नहीं होता है, जो सरकार है उसका अप्रूवल कर सकती है। अब हम जानते हैं बजट के बारे में। देखिए, जो गवर्नमेंट फंड्स होते हैं वो सारे बजट के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही अपना अपना बजट प्रेजेंट करती हैं। सरकारी फंड में जो भी पैसा रहता है वो बिना पार्लियामेंट के स्टेट लेजिस्लेचर के अप्रूवल के कोई भी पैसा खर्चा नहीं किया जा सकता है। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको बजट के माध्यम से फंड अलॉकेट किए जाते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को फंड अलॉट किया जाता है या एनजीओस को फंड अलॉट किया जाता है बजट के माध्यम से। और जो भी एजेंसीज इन फंड को रिसीव करती हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है कि जब वो पैसा खर्चा करें तो गवर्नमेंट को बताएं कि उन्होंने उस पैसे का कैसे खर्चा किया, वो डिटेल्स उनको देने पड़ते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो बजट से पैसा खर्चा किया जाता है उसका क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले एक एप्रोप्रिएशन एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेचर से, जिसमें कि गवर्नमेंट को वो पैसा खर्चा करने की अनुमति दी जाती है। और जो एक्सपेंडिचर उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि करंट या ऑनगोइंग एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि नॉन रिकरिंग होता है, जिससे कि हम कोई एसेट खरीदते हैं। सीएजी ने ये जो एक्सपेंडिचर्स उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो अलग अलग हेड में पैसा जाता है और जिस हेड में पैसा जाता है उसी हेड में पैसे का इस्तेमाल करना होता है। अब हम इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाते हैं। जैसे मान लिया कि एक सरकारी डिपार्टमेंट है, उसमें जब पैसा जाएगा तो अलग अलग हेड में जाएगा। मोटर व्हीकल का अलग हेड होगा, सैलरी का अलग हेड होगा, मेडिकल एक्सपेंसेस का अलग होगा, टीए का अलग होगा, लीगल चार्जेस का अलग होगा, तो हर हेड में पैसा जाएगा। अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपके पास में अगर पैसा आ गया है तो आप मोटर व्हीकल हेड में सैलरी का पैसा लगा दें या लीगल हेड में जो है मोटर व्हीकल का पैसा लगा दें। तो जिस हेड में पैसा आया हुआ उसी हेड में आपको खर्चा करना है। तो जब तक उस हेड में आपको पैसा अलॉट नहीं होता आप खर्चा नहीं कर सकते।
तो इस वजह से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं फंड रिलीज से रिलेटेड। तो आज हम ये जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं फंड रिलीज से रिलेटेड और उसके यूटिलाइजेशन से रिलेटेड। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ज़्यादातर जो फंड है वो टाइम से रिलीज नहीं होता है। अक्सर फंड डिले होता रहता है और बहुत सारा फंड जो है वो मार्च के महीने में रिलीज होता है, जब कुछ दिन ही फाइनेंशियल ईयर में बचते हैं। और आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो फंड का अलोकेशन होता है फाइनेंशियल ईयर वाइज होता है, जो अप्रैल से मार्च के बीच में रहता है। तो मान लिया कि आपको फंड जो है वो 15 मार्च को अलॉट हुआ, तो आपको 31 मार्च तक उसको खर्चा ही खर्चा करना है, नहीं तो वापस आपको करना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि बाकी साल तो पैसे की बड़ी कमी रहती है और लास्ट मिनट पे पैसा बहुत तेज़ी से खर्चा किया जाता है और उससे पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। दूसरा क्या होता है कि फंड जो है वो प्रॉपर हेड्स में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जिस हेड में पैसा चाहिए उस हेड में नहीं रहता है और दूसरे हेड में अक्सर पैसा अलॉट होता है, तो एक जगह पे शॉर्टेज हो जाती है, एक जगह पे एक्सेस हो जाती है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट का जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर है। अगर फंड का कोई गलत इस्तेमाल हो रहा है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो वो अक्सर जो है उस कमियों को उजागर करने में सक्षम नहीं रहता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी जो है मिसयूज़ ऑफ फंड के लिए ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, क्योंकि अक्सर जो मिनिस्टर्स होते हैं और जो ऑफिसर्स होते हैं अपने अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए फंड का खर्चा करते हैं। मिनिस्टर्स अक्सर उस फंड को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डालना चाहते हैं, अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं और ऐसी जगह पर अक्सर फंड को खर्चा किया जाता है जिसमें भ्रष्टाचार की संभावना ज़्यादा हो। तो इस तरीके से फंड का काफ़ी मिसयूज़ होता है, क्योंकि जो टॉप लेवल पे जो ब्यूरोक्रेट्स और जो मिनिस्टर्स हैं वही सीरियस नहीं होते हैं कि मिसयूज़ को रोका जाए। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं वो फंड को खर्चा करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, बजाय ये इंश्योर करने की जहाँ पे खर्चा हो रहा है उससे ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि मान लिया आपको फंड मिला तो आपने भेज दिया उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या हॉस्पिटल्स में, अब आप इस बात से कंसर्न नहीं है कि पढ़ाई अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है या हेल्थ स्टैंडर्ड इंप्रूव हुए कि नहीं हुए, तो आप आउटकम पे बॉदर नहीं करते हैं, पैसा खर्चा करने पे आपका सारा का सारा फोकस रहता है। ये आप नहीं निर्धारित करते हैं कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम रहती है कि पैसा खर्चा करना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रहती है, उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये प्रायोरिटी नहीं रहती है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने जाना कि जो पब्लिक फंड होते हैं वो क्या होते हैं, पब्लिक फंड के क्या क्या स्रोत होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के फंड्स हैं, कैसे फंड में पैसा खर्चा किया जाता है और फंड खर्चा करने में क्या क्या तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन सारे इश्यूज़ को आज हमने समझा और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका अच्छे तरीके से आंसर दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हम जानेंगे वर्क कल्चर के बारे में। ये वर्क कल्चर जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस को बनाता है और उनको ख़त्म भी करता है। दोस्तों जिस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर अच्छा होता है वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है, वहाँ पे लोग खुश रहते हैं काम करने में, और जिनका वर्क कल्चर ख़राब हो जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे करके ख़राब हो जाती हैं, डेटोरेट हो जाती हैं और बंद भी हो जाती हैं। तो दोस्तों वर्क कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिविल सर्विसेज पेपर 4 जो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है उसका भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्क कल्चर होता क्या है। देखिए वर्क कल्चर एक कॉन्सेप्ट है जो कि डील करता है किन किन चीज़ों को। पहली बात बिलीव्स, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके क्या बिलीव्स हैं, क्या कोर बिलीव्स हैं। उसका मतलब धर्म नहीं बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो उनके बिलीव्स हैं वो क्या क्या है। थॉट्स, वो क्या सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं, किस तरीके के प्रोसेसेस बनाए गए हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, उसके बारे में होता है। और उसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो एटीट्यूड क्या है, इन सब चीज़ों की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं वर्क कल्चर। देखिए जो वर्क कल्चर होता है वो इस बात को निर्धारित करता है, डिसाइड करता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक दूसरे के साथ में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। क्या वो एक दूसरे को विश्वास करते हैं, क्या वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं,
और क्या वो जो उस ऑर्गेनाइजेशंस के जो कानून हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनको ठीक से फॉलो करते हैं कि नहीं। वर्क कल्चर जो है वो डिसाइड करता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो एम्बियंस है, जो माहौल है, वो कैसा है। क्या लोग वहाँ पे खुश दिखते हैं, मुस्कुराते हुए दिखते हैं, हंसते हुए दिखते हैं, या फिर वो मायूस दिखते हैं, दुखी दिखते हैं, या उनको हमेशा प्रेशर के अंदर देखा जाता है। और जिस तरीके का एम्बियंस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसी हिसाब से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका बिहेवियर होता है बाकी लोगों के साथ में। जैसे कस्टमर हो गए, वेंडर हो गए, सोसाइटी हो गई, सिटीजन्स हो गए। तो जिस तरीके का माहौल हम अंदर क्रिएट करेंगे, उसी तरीके का बिहेवियर वो दूसरों के साथ में करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं। तो दोस्तों ये जानना जरूरी है कि अच्छा वर्क कल्चर क्यों होना चाहिए। हम क्यों एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर वर्क कल्चर अच्छा हो, या अगर हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो हमें उसमें क्या करना चाहिए कि वहाँ का वर्क कल्चर अच्छा हो और उसमें फ़ायदे क्या हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो फ़ायदा इसमें ये होता है कि जब वर्क कल्चर अच्छा रहता है तो जो उसके अंदर जो लोग काम करते हैं उनको अच्छा लगता है ऑफिस आना और ऑफिस में काम करना। वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और उससे जब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपने गोल्स को अचीव करती है, उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है, और उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो भी जो है इंप्रूव करती है। जब लोग खुश रहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो नौकरी नहीं छोड़ते हैं, तो जो एट्रिशन रेट है वो बहुत कम रहता है। एम्प्लॉयज़ की जो एक्सपर्टाइज है वो एम्प्लॉयज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ रखते हैं, अपनी लॉयल्टीज़ उनके साथ में रखते हैं, और अपना बेस्ट दे करके ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पॉजिटिविटी जो क्रिएट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा रहता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा रहता है। तो दोस्तों हम जानेंगे कि जो अच्छा जो वर्क कल्चर होता है उसके क्या क्या पहलू होते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो भी अच्छा वर्क कल्चर होता है उसके अंदर जो लोग होते हैं, जो उसमें काम करते हैं, वो रूल्स को और प्रोसीजर्स को अपने मन से फॉलो करते हैं। देखिए, इसका एक कारण ये होता है कि जब वर्क कल्चर अच्छा होता है तो जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है उसके बीच में एक विश्वास का रिश्ता रहता है। तो जो रूल्स बनाए जाते हैं, प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, बड़े सिंपल बनाए जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, और उसको एम्प्लॉयज़ जो हैं आसानी से फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करते हैं। उसके विपरीत में देखिए क्या होता है कि जब विश्वास नहीं रहता है तो प्रोसीजर्स बड़े टफ बनाए जाते हैं ताकि उसमें कोई फ्रॉड ना हो सके, और अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसके खिलाफ में बड़ा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि लोग जो है उन प्रोसीजर्स की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से उन प्रोसीजर्स को या तो वो फॉलो नहीं करते हैं, और अगर फॉलो करते हैं तो उसके चक्कर में क्या होता है कि बहुत इनफिशिएंट उनकी फंक्शनिंग हो जाती है, क्योंकि उनका ज़्यादातर जो ध्यान रहता है वो इस बात पे रहता है कि प्रोसीजर्स फॉलो करें बजाय इसके कि रिजल्ट प्रोड्यूस करें। तो इस तरीके से दोस्तों जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें प्रोसीजर सिंपल होते हैं और लोग उसको अपने मन से फॉलो करते हैं। दूसरा जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू होता है अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कि वहाँ पे जो लोग होते हैं उनकी आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहता है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जो बैड वर्क कल्चर्स होते हैं वहाँ पे डंडे के जोर से काम होता है। जो सीनियर ऑफिसर है वो फोर्स लगाता है तो नीचे पे, और वो उसके नीचे फोर्स लगाता है, और इस तरीके से काम होता है। वहाँ पे रिस्पेक्ट से काम नहीं होता है, वहाँ पे फोर्स से काम होता है, पावर का इस्तेमाल होता है। और उसके चक्कर में क्या होता है कि अक्सर वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स होती है, एक दूसरे के खिलाफ लोग जो हैं खड़े रहते हैं। तो जो अच्छा वर्क कल्चर होता है उसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है एज अ ह्यूमन बीइंग। वो अपने को कोलीग समझते हैं बजाय इसके कि अपने को सुपीरियर या इन्फीरियर समझने के। और इस वजह से दोस्तों क्या होता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो मैनेजमेंट के साथ खुश रहते हैं, और मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉयज़ के साथ खुश रहता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ में म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होती है एक अच्छे वर्क कल्चर की, वो होती है कि अच्छे वर्क कल्चर जब रहता है तो जो प्रोडक्टिविटी होती है वो हमेशा बेहतरीन रहती है, इंक्रीज हो जाती है। उसका देखिए कारण क्या होता है कि जब वर्क कल्चर अच्छा रहता है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो बहुत सारी एनर्जी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की होती है, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के बीच में या एम्प्लॉयज़ के अंदर आपस में जो एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है आपस में लड़ने झगड़ने में। और इस वजह से क्या होता है कि जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है तो जो प्रोडक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, और इसकी वजह से जो रिजल्ट होता है वो बेहतरीन होता है, और कंपनी अच्छे प्रॉफिट को कमाती है, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है, और इस तरीके से जो है
वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है। चौथा जो एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होता है अच्छे वर्क कल्चर का, उसमें क्या रहता है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी रहती है, सब्जेक्टिविटी नहीं रहती। कहने का मतलब ये है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है एम्प्लॉयज़ का, उसमें आपको वाकई में परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। देखिए नॉर्मल केस में देखेंगे आप तो सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल एक पार्ट रहता है, और उसी परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे नॉर्मली आपको प्रमोशन मिलता है, इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, सैलरीज मिलती हैं। तो लोग क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल को अच्छा से अच्छा लाने की कोशिश करते हैं। वो अपने बॉसेस की अक्सर चमचागिरी करते हैं, परफॉर्मेंस पे ध्यान देने की बजाय वो अपने जो नेटवर्किंग होती है या रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ वर्क कल्चर ख़राब होता है, वहाँ की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट वहाँ पे लोगों की मिलती है, वो इस बात पे नहीं मिलती कि वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि इस बात पे मिलती है कि वो अपने बॉसेस को खुश कर पा रहे हैं कि नहीं खुश पा रहे। तो इस वजह से दोस्तों जो अच्छे वर्क कल्चर होते हैं वहाँ पे हमेशा जो परफॉर्मेंस का अप्रेजल होता है वो प्योरली मेरिट पे होता है। जिसने भी अच्छा परफॉर्म किया उसको अच्छा परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलती है, उसका प्रमोशन टाइम से होता है, और जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, चाहे वो जितनी भी चमचागिरी कर लें। तो दोस्तों ये जब हम माहौल बना देते हैं तो हर व्यक्ति जो है वो अच्छा से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है, और इस वजह से भी जो है कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। पांचवा एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होती है अच्छे वर्क कल्चर की कि वहाँ पे हमेशा एक अप्रोप्रिएट रिवार्ड और पनिशमेंट का सिस्टम होता है। देखिए एक कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, सवा शेर भाजी सवा शेर खाजा। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी जगह पे सबको बराबर ट्रीट किया जाए तो वो एक अंधेर नगरी की तरह होता है। तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि अच्छाई और बुराई के बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे जो लोग अच्छा काम करते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो परफॉर्मेंस कम से कम देने की कोशिश करते हैं। उसके विपरीत जो लोग काम नहीं कर रहे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है नंबर उनका बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस कैटेगरी में पाना चाहते हैं, क्योंकि जब परफॉर्मेंस से आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है तो क्यों हम परफॉर्मेंस अच्छी दें। तो इसलिए दोस्तों जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहाँ पे जब भी कोई आदमी अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको अप्रिशिएशन मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, प्रमोशन मिलता है। और जब कोई अच्छा नहीं परफॉर्म करता है तो सबसे पहले उसको हम समझाते हैं, उसको काउंसलिंग करते हैं और उसको बताते हैं कि भाई आप ऑर्गेनाइजेशन में आके अच्छा से अच्छा काम करें। और उसके बावजूद अगर वो नहीं सुधरता है तो उसको फिर ऑर्गेनाइजेशन उस पर एक्शन लेती है, पनिश करती है या फिर उसको नौकरी से भी निकाल देती है। छठा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है दोस्तों अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो होती है पार्टिसिपेशन एंड डिस्कशन। देखिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे अच्छा वर्क कल्चर नहीं रहता है वहाँ पे बाय फोर्स काम कराया जाता है। वहाँ पे बॉस ने जो कह दिया वो हमेशा फॉलो करना होता है, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। लेकिन जो अच्छी वर्क कल्चर की ऑर्गेनाइजेशंस होती है वहाँ पे हमेशा पार्टिसिपेशन रहता है, डिस्कशन रहता है। कोई भी इशू होगा सब लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके उसकी क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं उसका पता करेंगे, और इस तरीके से कोई भी डिसीजन लेने से पहले सबकी ओनरशिप रहती है, सब मिलजुल करके डिसीजन लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बॉस है वो बाध्य है अपने सबॉर्डिनेट की बात सुनने के लिए, बट जब सबका डिस्कशन होता है तो जो कमियां होती हैं उस डिसीजंस में, बहुत सारी जो कमियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो डिसीजंस होते हैं वो बेहतरीन डिसीजन होते हैं, उसमें कमियां नहीं होती हैं और उनके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सातवीं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है दोस्तों अच्छे वर्क कल्चर की ट्रांसपेरेंसी। देखिए जब वर्क कल्चर अच्छा होता है तो उसमें किसी से कोई चीज़ छुपाई नहीं जाती है। क्यों किसी को प्रमोशन दिया गया सबको पता रहता है, क्यों किसी को पनिश किया गया सबको पता रहता है। हर चीज़ जो है, जो भी डिसीजन ली जाती है क्यों लिया गया ये इंपॉर्टेंट रहता है और ये सबको पता रहता है। तो सब आदमी को विश्वास रहता है कि हाँ भाई जो भी डिसीजन लिया गया वो मेरिट पे लिया गया, परफॉर्मेंस पे लिया गया। इसके विपरीत जहाँ पे वर्क कल्चर अच्छा नहीं रहता है वो ओपेक सिस्टम रहता है, वहाँ पे क्यों कोई डिसीजन लिया जा रहा है किसी को कानों कान पता नहीं चलता है। हर आदमी अपना तुक्का मारता रहता है कि ये इसलिए किया गया, ये इसलिए किया गया, क्योंकि आपको मैनेजमेंट जो है वो कुछ नहीं बताता है कि हमने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रहती है कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, पारदर्शी होती हैं और हर व्यक्ति जो है उस पर ट्रस्ट कर सकता है। आठवीं और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अच्छे वर्क कल्चर के अंदर, कि वो एम्प्लॉय पे फोकस करके रखते हैं। देखिए जो बुरे वर्क कल्चर होते हैं वो पैसे पे फोकस करते हैं, प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। उनके लिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सिर्फ एक जरिया होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का। लेकिन जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो एम्प्लॉय सेंट्रिक रहती हैं और वो एम्प्लॉयज़ को अच्छे तरीके से ट्रीट करती हैं जैसे कि हम फैमिली मेम्बर्स को ट्रीट करते हैं। और ये एक अच्छे वर्क कल्चर की जो है वो पहचान रहती है।
हर एक जो एम्प्लॉय होता है उस पर पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन उन सबको दूर करने की कोशिश करता है। उनके बर्थडेज जो हैं वो मनाए जाते हैं साथ साथ में, और जब भी एम्प्लॉयज़ को जो है सपोर्ट की ज़रूरत होती है उसको हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो इस वजह से दोस्तों क्या होता है कि जो सबसे नीचे की रंग में भी जो ऑफिसर रहता है या सबसे नीचे के पायदान पे भी जो व्यक्ति रहता है वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का अपने को हिस्सा समझता है और अपनी नौकरी को एंजॉय करता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो हमने आपको डिस्कस किया कि जो वर्क कल्चर है, ये अच्छा वर्क कल्चर क्यों होना चाहिए, अच्छे वर्क कल्चर के क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, और हम कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहचानें कि इसका वर्क कल्चर अच्छा है कि नहीं है, उसके लिए हमने जो है सैलेंट फीचर्स जो हैं उसको भी हमने आज डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, और आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम में तो आप उसको अच्छी तरीके